हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं मुकेश कुमार मौर्य आप सबका वेलकम करता हूं हमारे आज के लेक्चर नंबर 2 में। हमारा टॉपिक चल रहा है अम्ल व क्षार, क्लास 10th एनसीईआरटी, अम्ल व क्षार चैप्टर नंबर 2। और आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हम अम्ल व क्षार की परिभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके कुछ लक्षणों के बारे में पढ़ चुके हैं, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हुए नोट्स बना लिए होंगे। और आज हम लेक्चर नंबर 2 में अगले आने वाले टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2। देखो प्यारे बच्चों, देखिए आपके नोटबुक और पेन आपके साथ होने चाहिए ऑनलाइन क्लास के साथ में। आप वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स बना सकते हैं। आप अपने हाथों से नोट्स लिखेंगे, बनाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये याद होने वाले हैं। आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं वह सारी जानकारी आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा कि कोई भी चीज आप लोगों से छूटे नहीं। लेकिन आप लोगों को अपना पूरा कंसंट्रेशन के साथ अपने नोटबुक और पेन लेकर यहाँ पर बैठना है और अपने नोट्स बनाने हैं साथ के साथ। तो देखिए, हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया का मतलब अभिक्रिया, ठीक है। यानी कि हम अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे? धातु कार्बोनेट से। कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या होता है, तथा अम्ल की क्रिया और किससे कराएंगे हम? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या होता है, और जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या होता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, चूना पत्थर, चौक, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप होते हैं। ये आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट के रूपों के नाम बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? चूना पत्थर, चौक, संगमरमर। ये कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण है। सभी धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ क्रिया करके संबंधित लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और पानी बनाते हैं। यानी कि धातु कार्बोनेट हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, इन दोनों में से कोई सा भी हो, वह अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। ठीक है। देखिए, जिस तरीके से ये है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, इसकी अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं यहां पर। यह है धातु कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, धातु कौन सी है यहां पर? सोडियम, Na सोडियम, Na2CO3, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो इसकी क्रिया जब हम अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा? इसका लवण बनेगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस। ठीक है। ये देखिए, ये बनेगा यहां पर Na2CO3 की क्रिया सोडियम कार्बोनेट की, यानी कि धातु कार्बोनेट की क्रिया जब HCl से कराएंगे तो ये लवण बनेगा। इस लवण का नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। ये जल रहा और ये कार्बन डाइऑक्साइड रहा। इसी तरीके से जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया NaHCO3, ये है
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया जब हम अम्ल से कराएंगे तो वही इसका लवण NaCl H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दोनों परिस्थितियों में एक ही चीज बनती है। जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया हम अम्ल से कराएंगे तो उसका संगत लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कोई सा भी कार्बोनेट हो, धातु कार्बोनेट हुआ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हुआ, अम्ल के साथ क्रिया करके लवण CO2 और जल बनेगा ही बनेगा दोनों स्थितियों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया। अगला टॉपिक आया है हमारा धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया। अभी हमने पढ़ा था धातु कार्बोनेट की और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया पढ़ी थी बच्चों। अब हम पढ़ेंगे धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ क्रिया। तो देखिए, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और पानी, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, कौन? धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके। ये धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल इक्वल टू लवण प्लस पानी। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। पूछ सकते हैं आपसे, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये धात्विक आपके राजस्थान बोर्ड में और दूसरे बोर्ड में भी इसको पूछा जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से। धात्विक ऑक्साइड को और क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं क्षारीय ऑक्साइड भी इसका नाम है। ठीक है, तो ये धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया है। ठीक है, याद रह जाएगा, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल तो क्या बना? लवण प्लस पानी। ओके, अब आपका होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट आपको घर पर ये प्रैक्टिस करनी है, इसके क्वेश्चन ढूंढने, आंसर ढूंढने की कोशिश करनी है। पहला क्या है? पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन, पीतल और तांबे के बर्तन में दही और अन्य खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? नंबर 2, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? यानी कि अम्ल की धातु के साथ क्रिया होती है, अम्ल प्लस धातु, तो कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी उसका नाम आपको बताना है, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। और आप इस गैस की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे, इसका भी उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 3, कोई धातु यौगिक ए है, कोई धातु यौगिक, धातु का कोई यौगिक है ए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके बुदबुदाहट उत्पन्न करता है। तो निकलने वाली गैस, जो गैस निकलती है बुदबुदाहट के साथ, वो क्या करती है? जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो ये पूछ रहा है कि बनने वाले यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, तो प्रतिक्रिया के लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, कोई ए यौगिक है और HCl से क्रिया करा रहा है, तो एक तो बन गया CaCl2 और एक कोई सी गैस बनेगी, तो इस गैस का नाम बताना है और यौगिक ए का नाम बताना है, इसका नाम बताना है और इस गैस का नाम भी आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार में क्या समानता असमानता है? अम्ल और क्षार में क्या समानता है और इसकी कुछ असमानता, यानी कि इनके कुछ और गुणों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। देखिए, किसी अम्ल या क्षार को पानी में घोलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। अम्ल या क्षार को पानी में घोला जाएगा तो ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, जब भी अम्ल को या क्षार को पानी में मिलाएंगे तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब अम्ल को पानी में घोलते हैं तो क्या निकलती है?
ऊष्मा बाहर निकलती है, पदार्थ गर्म हो जाता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहते हैं। सांद्र नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। नाइट्रिक एसिड को और सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। एसिड को हमेशा पानी में लगातार हिलाते हुए धीरे धीरे मिलाना चाहिए, यानी कि एसिड को पानी में मिलाना चाहिए। देखिए आप कैसे, जैसे ये एक पात्र ये है और एक पात्र ये है, इस पात्र में है जल और इस पात्र में है अम्ल। ठीक है, तो अम्ल को पानी में धीरे धीरे डालना चाहिए। अम्ल को पानी में धीरे धीरे डालना चाहिए, न कि जल को अम्ल में डालना चाहिए। ये रास्ता गलत है। जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए, जबकि जल में अम्ल को धीरे धीरे डालना चाहिए। यदि हम जल को अम्ल में डालेंगे, यदि हम ऐसा करेंगे कि जल को अम्ल में डालेंगे तो बहुत तेज विस्फोट हो सकता है, हम जल सकते हैं। इसलिए इस विस्फोट से बचने के लिए हमेशा जल में अम्ल को धीरे धीरे डालते हैं। यह इसमें जल है और इसमें अम्ल है, तो इस अम्ल को इस जल में धीरे धीरे डालेंगे। यदि सांद्र अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो उत्पन्न गर्मी के कारण मिश्रण फूट सकता है। वही बात है जो मैंने अभी बताई। यदि अम्ल में पानी मिलाएंगे, अम्ल में पानी मिलाएंगे, अम्ल और ये पानी मिलाएंगे तो आग लग सकती है बहुत तेज गति से, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो एकदम बहुत तेज गर्मी उत्पन्न होगी और वह जो पात्र है जिसमें हमने पानी ले रखा है, वह अम्ल ले रखा है, वह फूट सकता है, जल सकता है। अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का कंटेनर ये टूट सकता है। जिस कांच के बीकर में हमने पदार्थ लिया है वो टूट सकता है। पानी के साथ अम्लीय क्षार मिलाने से प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी आ जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यानी कि पानी के साथ अम्लीय क्षार मिलाने से, पानी में अम्लीय क्षार मिला देंगे तो उसके प्रति इकाई आयन में उसकी सांद्रता में H3O प्लस या OH माइनस की सांद्रता में कमी आ जाती है, मात्रा में कमी आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यानी कि सीधी शब्दों में तनुकरण क्या होता है, किसी भी पदार्थ में, किसी भी विलयन में पानी मिला देना। क्या करना, पानी मिला देना, क्या कहलाता है, ये तनुकरण कहलाता है। ठीक है, सीधे शब्दों में, साधारण शब्दों में यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये कहेंगे कि किसी भी विलयन में अतिरिक्त पानी मिला देना उसको तनुकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अम्ल या क्षार विलयन कितने प्रबल होते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, और किसके द्वारा अम्ल व क्षार की प्रबलता को मापा जाता है। इसके बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। देखिए, हम एक सार्वभौमिक सूचक का उपयोग करके ये निर्धारित कर सकते हैं। सूचक, देखिए यहाँ पर शब्द आया है सूचक। सूचक द्वारा का उपयोग करके ये निर्धारित कर सकते हैं कि कोई दिया गया अम्ल कितना मजबूत है, यानी कि कितना प्रबल है। ठीक है, जो कई संकेतकों का मिश्रण होता है। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता पर अलग अलग रंग दिखाता है। कोई एक विलयन है तो कोई एक विलयन हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर अलग उस सूचक के साथ अलग अलग रंग दिखाता है। सूचक रंग को प्रकट करते हैं और उस रंगों के
प्रकट होने से ही हम उस अम्ल या क्षार की प्रबलता को मापते हैं कि कोई अम्ल या क्षार कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच पैमाने से मापा जाता है। किससे नाम मापा जाता है प्यारे बच्चों? पीएच पैमाने से, पीएच पैमाना। ठीक है, पीएच पैमाने से हम अम्ल या क्षार की सांद्रता को मापते हैं। पीएच पैमाने पर हम पीएच को आमतौर पर 0 से 14 तक माप सकते हैं। कहां से कहां तक? पीएच पैमाने पर अंक होते हैं कहां से कहां तक? 0 से और 14 तक अंक होते हैं। यानी कि अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। देखिए, अम्ल व क्षार की प्रबलता को मापने के लिए पीएच पैमाने का उपयोग करते हैं। कौन से पैमाने का? पीएच पैमाने का। तो कोई भी आपसे पूछे कि अम्ल व क्षार की प्रबलता या दुर्बलता को किससे मापते हैं, तो पीएच पैमाने से मापते हैं। तो देखिए पीएच पैमाना क्या होता है। देखिए, एक तटस्थ विलयन का पीएच, तटस्थ का मतलब यहां पर है उदासीन, एक उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच 7। पीएच पैमाने पर 7 से कम मान अम्लीय विलयन का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि अम्लीय पीएच कब होगी? जब 7 से कम मान होगा। पीएच का मान कितना होगा? 7 से कम मान होगा पीएच का, तो वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, और जैसे जैसे पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो यह विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता की वृद्धि होती है। कौन से आयनों की सांद्रता की वृद्धि होती है? जब 7 से, यानी कि ये क्षारीय होने लगता है। क्षारीय पीएच कब होगी? जब 7 से अधिक पीएच होगी। कब? 7 से अधिक पीएच का मान होगा तो वह विलयन क्षारीय होगा। अब देखिए यहां पर, जब 7 से कम पीएच होती है, 7 से कम पीएच होती है तो H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती है। सात से कम पीएच का मान होता है तो कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ती है? H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती है। और जब 7 से अधिक पीएच होती है तो कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ती है? OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ती है। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। 7 से कम होने पर H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती है और 7 से अधिक होने पर OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ती है। अम्ल और क्षार की शक्ति क्रम से उत्पादित H प्लस आयन और OH माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि H प्लस ज्यादा होंगे तो अम्लीयता ज्यादा होगी। ठीक है, और OH माइनस ज्यादा होंगे तो क्षारीयता ज्यादा होगी। ठीक है, बात समझ में आपके आ रही होगी। यदि H प्लस आयनों की मात्रा बढ़ेगी तो अम्लीयता बढ़ेगी, और यदि OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो क्षारीयता बढ़ेगी। जो अम्ल अधिक H प्लस आयन देते हैं, इसमें देखिए इस लाइन में, जो अम्ल अधिक H प्लस आयन देते हैं वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी कि ऐसे अम्ल जो ज्यादा मात्रा में H प्लस बनाते हैं या देते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं।
और कम मात्रा में H+ बनाते हैं तो उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, और जो अम्ल कम H+ आयन देते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो बात समझे प्यारे बच्चों, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं कि अधिक मात्रा में H+ आयन देने वाले अम्लों को प्रबल अम्ल कहते हैं, और कम मात्रा में H+ आयन देने वाले अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं। देखिए इसी तरीके से ये है आपका पीएच पैमाना। इसी तरीके से अधिक मात्रा में एक और चीज देख लीजिए आप, अभी हमने पढ़ा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब हम देखेंगे प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार किसे कहेंगे? प्रबल क्षार किसे कहेंगे कि ऐसे क्षार जो अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं। ऐसे क्षार जो अधिक मात्रा में OH- आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। और दुर्बल क्षार किसे कहेंगे? ऐसे क्षार आप लिख सकते हैं जो कम मात्रा में OH- आयन देते हैं, इन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। तो ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि प्रबल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम इस पीएच पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके सामने ये पीएच पैमाना है, जिसमें ये यहां पर इस जगह देखिए, ये यहां पर 0.7 लिखा हुआ है, यहां पर 7 जिसका भी मान होता है, जिस विलयन का भी पीएच 7 होता है वह कैसा होता है? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? उदासीन होता है। जिस भी विलयन की पीएच 7 होती है वह विलयन उदासीन होता है। अब देखिए आप, जब इस पीएच से ये यहां पर ये 0 से लेकर ये 7 तक अंक है, इसको हम बांट सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इसी तरीके से आगे 8 9 10 11 12 13 और ये 14 हुआ।